हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी के इस कहानी 369 में। तो चलिए आज की कहानी करते हैं शुरू। सेठानी जी हॉल में रौब के साथ अपनी कुर्सी पर पैर फैलाए बैठी हुई थी कि तभी वहां एक पुलिसकर्मी आकर उनसे बोला, मैडम आप यहाँ से खड़ी हो जाइए और बाहर लाइन में लग जाइए। यहाँ आज नई मैडम का स्वागत होने वाला है। वो बस किसी भी वक्त पहुँचती ही होंगी। उस इंस्पेक्टर के इतना कहते ही सेठानी जी ने उसकी तरफ तुनक कर देखा और बोली, हाँ तो मैं कौन सा उसको आने से रोक रही हूँ। सेठानी जी अकड़ते हुए बोली, मैडम प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। आप बाहर चली जाइए वरना मेरी नौकरी तो जाएगी ही और साथ में आप भी इतना बोलकर। उस पुलिसकर्मी ने सेठानी जी का हाथ पकड़कर कुर्सी से उठाया और उन्हें एक तरफ ले जाकर खड़ा कर दिया। तभी उस नए प्रभारी मैडम ने जैसे ही अपनी गाड़ी से उतरकर हॉल में प्रवेश किया तो अंदर मौजूद पुलिसकर्मियों की तालियों की गड़गड़ाहट से पूरे हॉल गूंज उठा। उस नई प्रभारी मैडम को देखकर उदय सिंह जी की आंखें भर आई। उनका दिल कह रहा था कि अभी उस मैडम के पैरों में गिरकर अपने गुनाहों की माफी मांग ले, पर फिर कुछ सोचकर उनके कदम वहीं रुक गए। तो दूसरी तरफ उस दृश्य को देखकर सेठानी जी की आंखें फैलकर चौड़ी हो चुकी थी। उनको तो ऐसा लग रहा था जैसे उनको किसी ने बिजली का झटका लगा दिया हो। सारे ग्रह उनकी आंखों के सामने उन्हें घूमते हुए नजर आ रहे थे। उस मैडम का वो चेहरा सेठानी जी को अतीत की तरफ ले जाने पर बार बार मजबूर कर रहा था। शादी की सभी रस्में पूरी हो चुकी थी और दुल्हन और दूल्हा को अंदर ले जाया जा रहा था कि तभी एक आवाज आई, ऐसे कैसे कर सकते हैं, ये सब पहले तय करना चाहिए था आपको। यह आवाज दुल्हन की माँ की थी, जो हाथ जोड़कर दूल्हे की माँ से विनती कर रही थी, अरे इसमें तय क्या करना है, ये कोई कहने की बातें हैं। ये सब तो सभी लड़की वाले करते हैं। लड़की की माँ छोटा सा मुंह लेकर रह गई। हर एक मेहमान की नजर उन पर आकर जम गई थी। उनकी आवाजें वहाँ सभी ने सुनी। दुल्हन बनी नीतू भी पीछे मुड़कर अपनी माँ को देख उनके बेबस चेहरे को निहार रही थी। क्या हुआ मम्मी? नीतू को कुछ आशंका हुई तो उसने नजदीक आकर अपनी माँ से पूछा, लेकिन उसकी माँ तो जैसे अब बोलने की स्थिति में ही नहीं थी। ये क्या बताएंगी? मैं बताती हूँ। एक कार के लिए और साथ में 5 लाख रुपए के लिए कहा तो इन्हें बुरा लग गया। दूल्हे की माँ सेठानी जी ने मुंह बनाते हुए कहा। नीतू बोली, आंटी जी कार और रुपए क्या इतनी छोटी सी चीज है जो कहते ही मिल जाएगी, और कार मांगने का क्या मतलब है? दुल्हन ने भी अपनी सास सेठानी जी से पूछा, मतलब? अरे लड़के वाले हैं हम, कुछ इज्जत नहीं है क्या हमारी? सेठानी जी ने आंखें निकाल कर कहा। तभी लड़की के पिता आगे आए और हाथ जोड़कर बोले, बहन जी सबके सामने तमाशा बन रहा है और शादी तो हो चुकी है ना, फिर प्लीज अब ऐसा मत कीजिए, मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। दुल्हन के पिता गिड़गिड़ाते हुए उनसे मनोहार कर रहे थे। मेरा लड़का इतना काबिल है तो इतना भी नहीं मिलना चाहिए क्या? हमने भी तो अपने दामाद को 8 लाख और कार दी है, पूछ लीजिए चाहे। सेठानी जी इतराते हुए पास खड़े अपने बेटी दामाद की तरफ इशारा करते हुए कहा, आंटी जी आपका बेटा काबिल है तो बाजार में बोली लगाओ इसकी। आपकी हैसियत होगी कार देने की, हमारी तो नहीं थी। हम पहले ही बता चुके थे, और क्या आदमी है, यह आपका बेटा है। आप हमारी बेइज्जती कर रही हैं, शादी तोड़ रही हैं और इसकी विक्की बंधी हुई है। नीतू ने सेठानी से पंकज की तरफ इशारा करके कहा, और अब आपने आगे कुछ और कहा तो आप अच्छे से जानती हैं हम लड़की वाले क्या कर सकते हैं। हमारी चुप्पी को हमारी कमजोरी समझने की कोशिश मत करना। नीतू ने सभी मेहमानों के सामने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा। नीतू के पिता ने उसको चुप रहने का इशारा किया और फिर से सेठानी के हाथ जोड़ने लगे। प्लीज मत कीजिए ऐसा, इज्जत
तो दोनों परिवारों की है। अरे ब्लैकमेल मत करो हमें, समझे? अपनी लड़की को देखो कितना मुंह चला रही है, लग तो नहीं रहा कि इसकी अभी शादी हुई है। ये बोलने में इतनी एक्सपर्ट है। सेठानी जी भी अकड़ते हुए बोली, एक्सपर्ट तो मैं बहुत चीजों में हूँ, दिखाऊं क्या? नीतू जो कि कुंफू सीखी हुई थी उस अंदाज में आगे आकर बोली, हे भगवान, अभी यह हाल है इस लड़की के तो आगे क्या होगा? चल बेटा यहाँ से चलो जल्दी, यहाँ कोई शादी नहीं हुई है। दूल्हे यानी पंकज की माँ सेठानी ने दूल्हे का हाथ पकड़कर खींचा और उसके पिता की तरफ देखते हुए कहा, तुमसे अलग से कहना पड़ेगा क्या? निकलो इन नीच लोगों के बीच से यहाँ। आंटी जी, नीचता आप में है, हम में नहीं। शादी तोड़कर आप जा रही हैं दहेज की खातिर। जल्दी से जाइए, हमें भी आप जैसे लालची लोग नहीं चाहिए। पीछे से दुल्हन यानी नीतू ने आवाज देकर कहा, मम्मी मेरी बात तो सुनो, शादी तो हो चुकी है, ऐसे कैसे कर सकती हैं आप? लेने के देने पर जाएंगे। इस बार पंकज ने अपनी माँ सेठानी को समझाने की कोशिश की, साथ ही उनकी बहन ने भी अपनी माँ को समझाने की कोशिश की, मगर सेठानी कुछ सुनने को तैयार ही न थी। अब उसने इज्जत को अपना मुद्दा बना लिया था, या कुछ नहीं कर सकते, इनके उनके पास है ही क्या? ये इनकी गीदड़ भभकी है। सेठानी जोर जोर से चिल्लाते हुए पंकज को बाहर की ओर खींच रही थी। सेठानी जी जल्दी से जाइए यहाँ से, अब आपसे कोर्ट में ही मिलेंगे। नीतू ने सेठानी जी के सामने आकर हाथ जोड़कर कहा, जाने किस बात का घमंड है इसको। शुक्र है पहले ही पता चल गया। सेठानी जी बाहर जाकर कार में बैठ गई थी। अब चलेगा या तुझे यहीं फेंक दूं? सेठानी जी ने आगे बैठे ड्राइवर से कहा तो ड्राइवर ने कार को तेजी से दौड़ाना शुरू कर दिया। पीछे से पंकज की बहन भी पति के साथ अपनी गाड़ी में आ रही थी। पंकज को नीतू पसंद थी और वो दहेज का लालची भी नहीं था, लेकिन इतना सब कैसे हो गया उसको भी समझ नहीं आ रहा था। मम्मी, यहाँ आपको कार मांगने की क्या जरूरत थी? अपने यहाँ दो कार हैं। मुझे नीतू पसंद थी और इसलिए उससे शादी के लिए हामी भरी थी। पंकज ने कार में बैठते ही अपनी माँ से सवाल कर दिया, देख रहा है तू, अगर ये लड़की आ जाती ना तो तू भी जोरू का गुलाम बन जाता। ये तेरी थर्ड क्लास पसंद थी, भिखमंगे कहीं के। पंकज चुपचाप सिर झुकाकर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। इसको चुप करा सकती हो, मुझे चुप करा सकती हो, लेकिन दुनिया को क्या जवाब दोगे? अपने बेटे की शादी टूटने का कारण तुम हो। पंकज के पिता उदय सिंह जी ने सेठानी को बहुत गुस्से से कहा, लेकिन सेठानी जी किसी की सुनने को तैयार ही नहीं थी और बस गुस्से में बैठी हुई थी। मैं तेरे लिए इससे अच्छी लड़की ढूंढकर लाऊंगी जो इससे सुंदर और भर कर दहेज लाएगी। सेठानी ने जब ऐसा कहा तो पंकज चीख पड़ा, बस करो मम्मी, आगे कुछ बोली तो यहीं उतर जाऊंगा, फिर ढूंढती रहिएगा मुझे। दहेज लेकर पंकज को गुस्से में देखकर कार में शांति छा गई। नीतू को पंकज दिल से पसंद करता था, उसकी शादी ने उसके मन को छू लिया था, लेकिन आज सेठानी जी के कारण नीतू के घर मातम जैसा माहौल बन गया था। मेहमान मुंह बनाते हुए जा रहे थे। अरे हैसियत ही नहीं थी तो ऐसा लड़का ढूंढने की भी क्या जरूरत थी? अपनी ही बेइज्जती करवा ली। लोग इस तरह की बातें कर रहे थे और नीतू के पिता सिर झुकाए एक तरफ खामोश बैठे हुए थे। रमेश साहब, हमें तो आपकी लड़की की दिलेरी बहुत पसंद आई। अगर मेरे एक भी लड़का होता तो इसकी बारात लौटने ही नहीं देता, इसकी शादी उससे करा देता। पास में ही रहने वाले राघव जी ने कहकर नीतू के पिता को दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन अब रमेश जी के मुंह में कुछ कहने के लिए सभी कहाँ थे। जिसकी बेटी की बारात इस तरह लौट गई, वो और भला क्या कहेगा। सभी लोग जा चुके थे और सभी रमेश के साथ मंडप से बाहर घर आ चुके थे। अब रात के 4 बज गए थे और अगला दिन बस उजाला बिखरने ही वाला था। मम्मी, पापा, लीजिए दूध पी लीजिए और यह खा लीजिए, सुबह से कन्यादान के लिए व्रत किया हुआ था आपने, भूखे होंगे, खा लीजिए। नीतू ने घर आकर दुल्हन का लिबास उतारकर
एक तरफ रखा और इसके बाद पहले माता पिता को कुछ खाने को दिया। नीतू की माँ नीतू को गौर से देख रही थी। सबसे बड़ी बेटी और घर की पहली शादी है। अब लोग थूकेंगे हम पर, और छोटी की शादी कैसे होगी कहकर नीतू की माँ अपने आंसू नहीं रोक सकी और अपने पल्लू से अपने बहते हुए आंसू पोंछने लगी। मम्मी, कोई नहीं थूकेगा, बल्कि बेइज्जती तो उनकी हुई है। आपकी बेटी हिम्मत वाली है। अच्छा है शादी नहीं हुई, नहीं तो यह बाद में जाने क्या क्या मांगते। नीतू के समझाने के बाद भी उसके पिता अपना अपमान बर्दाश्त नहीं कर सके और उसी रात उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। नीतू के ऊपर तो जैसे पहाड़ ही टूट गया। बड़ी मुश्किल से उसके परिवार को संभाला और मन ही मन कसम ली कि वह कुछ ऐसा करेगी जिससे पंकज का परिवार अपमान करने पर पछताएगा। एक दूसरे को सब हिम्मत तो दे रहे थे, मगर इस नीच समाज का अगले दिन सामना भी करना था। अगले दिन से ही लोगों में और रिश्तेदारों में खबर आग की तरह फैल गई। दिन भर सबके फोन बजते रहे और घर में लोगों का आना जाना लगा रहा। लोग कहानी को सुनने आ रहे थे और सामने दिलासा देकर बाहर जाकर बातें बना रहे थे। इस सब से परेशान होकर नीतू कुछ दिन के लिए परिवार को लेकर बाहर चली गई और वहां जाकर वापस अपनी पढ़ाई शुरू कर दी थी। और उधर सेठानी जी ने पंकज की शादी एक अमीर खानदान में लड़की ढूंढकर कर दी। खूब भर भर कर दान दहेज मिला था, खूबसूरत बहू और गहने कार। पैसे जैसे देखकर सेठानी जी फूली नहीं समा रही थी, लेकिन सेठानी जी की बहू दिशा उनको नीचा दिखाने लगी। रोज ताने मारती। किसी तरह से एक साल बीत गया, लेकिन सेठानी की बहू दिशा सेठानी जी से तंग थी। दिशा सेठानी जी को देखना भी पसंद नहीं करती और पंकज से कहती, देखो पंकज, तुम अपनी मम्मी से कह दो कि इनकी फ्रेंड आया करे तो खुद उनकी सेवा करें। मुझे कभी किसी ने मेरे घर में नहीं रोका। दिशा ने पंकज को गुस्से में कहा, तो क्या हुआ, देर तक बाहर रहोगी तो मम्मी पूछेगी ही, वो बड़ी है। पंकज ने समझाना चाहा, मगर दिशा ने घर सिर पर उठा लिया। पंकज, अगर तुमने अपनी गंवार माँ की तरफदारी की, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस बुढ़िया को कुछ पता भी है? नौकरानी नहीं हूँ मैं उसकी, जो मुझे रोकने चली है। वह तो मैं इतना सब लेकर आई, वरना तुम्हारे घर में था ही क्या, भिखारियों जैसी हालत थी तुम्हारी। क्यों लेकर आई? अगर इतना ही घमंड था तो पंकज की भी आवाज तेज हो चुकी थी और उदय सिंह जी के साथ सेठानी जी वहां आ चुकी थी। ओ मिस्टर, मैं लेकर आई नहीं, तुम्हारी माँ ने भिखारियों की तरह मांगा था तुमसे, इससे तो कहीं भीख ही मांग लेती। दिशा के इतना कहते ही पंकज को बहुत तेज गुस्सा आया और उसने आगे बढ़कर दिशा को थप्पड़ मार दिया। तो दिशा ने भी पलटकर उसको थप्पड़ जड़ दिया। पीछे से उदय सिंह जी आकर बोले, शर्म नहीं आती तुम्हें पंकज? बहू पर हाथ क्यों उठा रहे हो? उदय सिंह जी गुस्से में पंकज को डांटने लगे। ससुर जी, आप मेरे सामने नाटक मत कीजिए प्लीज। आपको दहेज चाहिए था ना? तो अब सुनो ताने, किसी दिन यह घर से भी निकाल सकती है। उदय सिंह जी ने अपना गुस्सा सेठानी पर उतारा। ऐसे ही 3 साल हो गए और सेठानी जी और दिशा के बीच का झगड़ा यूं ही कायम रहा और पंकज दोनों के बीच में फंस कर रह गया। उदय सिंह जी ने तो चुप्पी धारण कर ली थी। सेठानी जी के चक्कर में दिशा पंकज को भी नहीं छोड़ती थी। दिशा को जब भी मौका मिलता इस परिवार को बेइज्जती करने में पीछे नहीं रहती थी। सेठानी जी अब दिशा की हरकतें सहन नहीं कर पाती थी, लेकिन अमीर बाप की इकलौती संतान थी दिशा, इसलिए उसे सबके नखरे भी उठाने पड़ते थे। एक दिन जब सब खाना खाने बैठे तो उसने दिशा के लिए स्पेशल मीठी खीर बनाई और दिशा से बोली, दिशा, तेरी पसंद की खीर बनाई है अपने हाथों से। आज ये देखकर दिशा हैरान हो रही थी। कुछ मिलाकर तो नहीं खिला रही हो? दिशा ने सेठानी जी से कहा। नहीं नहीं बेटा, मैं ऐसा क्यों करूँगी? सेठानी जी थोड़ा सकपका गई थी। दिशा ने वो डिश खाई, लेकिन उसका शक बरकरार रहा। खाने के 2 घंटे बाद उसने उल्टियाँ लगाना शुरू हो गई।
उसने तुरंत अपने डॉक्टर को कॉल किया और पंकज के साथ हॉस्पिटल पहुंच गई। डॉक्टर ने तुरंत पेट साफ करने की दवाइयां दी और इंजेक्शन दिए, इससे जिससे दिशा को आराम होने लगा था। पूरी रात हॉस्पिटल में रहने के बाद अगले दिन वो घर वापस आ गई तो उसकी सुई सेठानी जी की तरफ घूम गई। तो दिशा ने सेठानी जी से सीधे बात की तो उन्होंने साफ इनकार किया, जिससे दिशा ने गुस्से से में सास को थप्पड़ जड़ दिया। झूठ क्यों बोल रही है बुढ़िया? सेठानी जी ने जीवन में कल्पना भी नहीं की थी कि वो कभी बहू से थप्पड़ खाएगी। दिशा से सहन नहीं हो रहा था कि उसकी सास ने ऐसा किया और अब बेटा भी मानने को तैयार नहीं था। सास से झगड़ने के बाद उसने वुमेन हेल्पलाइन पर फोन करके शिकायत दर्ज करा दी। 1 घंटे में पुलिस घर पर आ चुकी थी और दिशा ने सबके सामने खुला इल्जाम लगाया कि उसकी सास ने उसे जान से मारने की कोशिश की। सेठानी जी खूब मना करती रही लेकिन उसकी पुलिस ने एक ना सुनी। पंकज ने खूब इधर उधर फोन लगाए मगर कोई मदद ना मिली और पुलिस सेठानी जी को उठाकर पुलिस थाने ले गई, लेकिन दिशा टस से मस नहीं हुई। सेठानी जी ने तो बस उसे बच्चे के लिए कुछ दवाइयाँ खाने में मिला कर दी थी। उनका मानना था कि दिशा माँ बन जाएगी तो उसका व्यवहार भी सुधर जाएगा। उदय सिंह जी दिशा के आगे गिड़गिड़ाते रहे, उसके पैरों में गिरकर माफी भी मांगी, लेकिन उसने उनकी एक ना सुनी। उधर सारे मोहल्ले की औरतें सेठानी जी पर थू थू कर रही थी। पंकज ने भी पुलिस के आगे हाथ पैर जोड़े पर उसकी एक भी नहीं चली। सेठानी जी को थाने ले जाया गया तो देखा आज थाने में साज सजावट थी। मैडम आप बाहर खड़ी हो जाइए, यहाँ नई थाना इंचार्ज आने वाली है, आप बाहर खड़े रहिए, इंस्पेक्टर ने आकर कहा। तो उसने तुनक कर उसकी तरफ देखा तो मैं क्या उन्हें आने के लिए रोक रही हूँ? मैडम आप रास्ते में खड़ी हैं, ये पुलिस थाना है, ज़्यादा बोलेगी तो महंगा पड़ेगा और जाने कौन सा चार्ज आप पर लग जाएगा, इसलिए आप अपने भले के लिए बाहर जाइए। सेठानी जी खिसिया सी गई। यहाँ उसका पैसे का रोब भी काम न आया और कांस्टेबल ने उन्हें थाने के अंदर डाल दिया। बाहर से जब नई थाना प्रभारी अंदर आई तो अंदर मौजूद पुलिस कर्मियों की तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। सबको उसको सम्मान पूर्वक उसकी कुर्सी पर बैठाया गया तो अंदर लॉकअप में बंद सेठानी जी हैरत से इस दृश्य को देख रही थी और उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तभी नई थाना प्रभारी को थाने की पूरी व्यवस्था थमा दी गई तो अंदर बंद सेठानी जी थर थर कांपने लगी। इंस्पेक्टर इनको बाहर लेकर जाओ। उस थाना प्रभारी के कहने पर सेठानी जी को बाहर लाया गया और सामने खड़ा कर दिया गया। कैसा लग रहा है जी? तो सेठानी जी ने अपनी नजरें झुका ली। तुम पुलिस में नीतू? पंकज से रहा ना गया और वो बोल पड़ा, शुक्र है तुमने मुझे पहचान तो लिया। ओ हाँ, इसलिए पहचाना ना कि अब मैं इन्हें बाहर निकालने में मदद कर दूं। सामने खड़ी नई थाना प्रभारी नीतू थी, जिसने अच्छे अंकों से एग्जाम पास करके यह पद हासिल किया था। बेटा तुम तो जानती हो हम ऐसा नहीं कर सकते, यह हमारी बहू गलत इल्जाम लगा रही है। सेठानी जी आगे बढ़कर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोली, आप क्या कर सकती हैं, क्या नहीं, यह मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है। आंटी जी आज उसका बदला पूरा हो रहा था जिसे उसकी सास ने ठुकरा दिया था। वो इतना ऊंचा मुकाम हासिल करके सबके सामने रौब से खड़ी थी। दिशा ने यह देखा तो सोचा कि उसका पर्दा भारी है और 2 नकली आंसू रोने लगी। मैडम मेरे पति मुझे बहुत मारते हैं और सास तो खाना तक नहीं देती। इन्हें मेरे खाने में जाने क्या मिला दिया कि मैं मरते मरते बची हूँ। आप इन्हें जेल में डाल दीजिए, आप इन्हें बिल्कुल मत छोड़िए, जितना पैसा कहेंगी मैं दे दूंगी। दिशा नकली आंसू बहाकर कह रही थी, जो नीतू को भी समझ आ रहा था। आप जितने पैसे लेगी मैं देने को तैयार हूँ, दिशा ने कहा। नीतू ने एक तमाचा खींचकर दिशा को जड़ दिया और बोली, मैडम
ये पैसे का रौब कहीं और जाकर दिखाइएगा। यहाँ आपके बापू का महल नहीं है और ना आप यहाँ की रानी है, समझी? चुपचाप खड़ी रहिए। उदय सिंह जी आंखों में आंसू भरकर बोले, बेटा तुम्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है आज, पर एक बार इस बूढ़े पर तरस खाकर मेरी बात सुन लो। नीतू को उन पर दया आई तो शांति से बैठकर उदय सिंह जी ने सारी कहानी सुनाई। सेठानी जी ने गिड़गिड़ाते हुए नीतू के पैर पकड़ लिए। बेटा मुझे माफ़ कर दो, उस दिन के लिए मैं गलत थी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, इससे मुझे बचा लो। सेठानी जी की आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी और हाथ जोड़े रोते हुए बराबर नीतू की तरफ देख रही थी। नीतू मुझे भी माफ़ कर दो, उस दिन तुम्हारा साथ ना दे सका, मुझे भी सजा मिल गई है। पंकज ने भी भीगी आंखों से माफ़ी मांगी। वैसे जो हुआ था अच्छा हुआ था, नहीं तो मैं आज यहाँ बैठी नहीं होती। लेकिन तुम सबके कारण जो मेरे पापा की जान चली गई, मेरे परिवार की जो बदनामी हुई, क्या आप उसे वापस लौटा सकते हैं? नीतू उन दिनों को याद करके भावुक हो गई थी। उदय सिंह जी ने सेठानी के साथ उससे फिर से माफ़ी मांगी। बेटा जो हुआ वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन इस पिता ने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी जैसा माना। वो बात अलग है कि मैं तुम्हें अपने घर की बहू से बेटी बनाने का सौभाग्य हमने खो दिया, पर आज ये लाचार बाप तुम्हारे आगे भीख मांग रहा है। नीतू ने सारे मामलों की जांच की और उदय सिंह जी पर दया खाकर सेठानी जी की जान बचाई और दिशा को जमकर फटकार दी। दोबारा ऐसा किया तो उसे जेल की हवा खानी पड़ेगी। कुछ दिन बाद पता चला कि दिशा सब कुछ छोड़कर किसी अमीर लड़के के साथ चली गई है। सेठानी जी आज पछता रही थी जब उन्होंने नीतू जैसी लड़की को ठुकराकर अपने बेटे की शादी दिशा से करवाई थी। पंकज अभी भी नीतू को नहीं भूला था। अपने बेटे की हालत देखकर उदय सिंह जी और सेठानी जी नीतू के घर पहुंचे। नीतू आज भी उन लोगों को अपने पिता की मौत के जिम्मेदार मानती थी। उसने उन लोगों को सजा से तो बचा लिया था, लेकिन अभी तक उन्हें माफ नहीं किया था। जब जब उसे अपने बेबस पिता का वो गिड़गिड़ाता हुआ चेहरा याद आता तो उसकी आंखों से खून के आंसू बहने लगते थे। नीतू हाथ जोड़कर बोली, माफ करना, लेकिन मैं यह शादी नहीं कर पाऊंगी। मैं जब जब तुम लोगों को अपने सामने देखूंगी, मुझे अपने माता पिता की बेबसी याद आएगी। उदय सिंह जी और सेठानी जी को खाली हाथ लौटना पड़ा। दुल्हन ही दहेज है, ऐसा यूं ही नहीं कहा जाता। आप अपना सब कुछ छोड़कर दूसरे के घर में आने वाली लड़की खुद किसी संपत्ति से कम नहीं होती, लेकिन ऐसे में अलग से दहेज की मांग कर लोग ऐसी सोच को बढ़ावा देते हैं। यह समाज में फैली एक कुरीति है जिसका अंत होना ही चाहिए। और मेरी प्यारी दोस्तों, कहानी यही था। कहानी आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।